Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के इस सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपके साथ 4 प्रॉब्लम डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स थे ये, और इस सीरीज में इस वीडियो में हम 4 और प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। क्वेश्चंस आप रेफर कर सकते हैं अपने बुक से। एनसीईआरटी के बुक में ये पेज नंबर 126 पे और 127 पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल बेस्ड 2 प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स पुल ए कार्ट। एक्शन और रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली सेम होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो भाई एक घोड़े गाड़ी को घोड़ा खींच कैसे लेता है? जब घोड़ा हॉर्स पुल करता है कार्ट को, तो कार्ट जो है सेम फोर्स से हॉर्स को भी पुल करता है। तो भाई घोड़ा को कार्ट पुल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और घोड़ा कार्ट को पुल कर रहा है, दोनों का फोर्स सेम है, इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट टाइम सोचने में लगता है कि अच्छा घोड़ा गाड़ी मूव नहीं करेगा, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। हकीकत में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। कार्ट का जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो घोड़े पे लग रहा है और घोड़ा जो फोर्स लगा रहा है वो कार्ट पे लगा रहा है। कार्ट मूव करेगा या नहीं ये डिपेंड किस चीज पे करने वाला है? ये डिपेंड करने वाला है कि कार्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। घोड़े पे क्या फोर्स लग रहा है कार्ट की तरह, उससे कोई लेना देना नहीं है। कार्ट के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स जो घोड़ा लगा रहा है पुल करके, राइट। दूसरा उसके जो पहिए हैं ग्राउंड के साथ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हो, राइट, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रहा। अगर घोड़े के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स कार्ट के पहिए के फोर्स से ज्यादा है तो डेफिनेटली कार्ट मूव कर जाएगा। इज इट क्लियर? तो याद रखना है कि हकीकत में एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, राइट। एक ही बॉडी पे नहीं लग रहे हैं। तो कार्ट मूव करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा कि कार्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ना कि घोड़े के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। घोड़ा अगर कैपेबल है, हॉर्स अगर कैपेबल है कार्ट के फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाने में, तो डेफिनेटली कार्ट मूव कर जाएगा। और इसके लिए घोड़ा करता क्या है? घोड़ा अपने पैर से पुश करता है किसको? अर्थ को, ग्राउंड को पीछे ढकेलता है, जिसकी वजह से ग्राउंड का फॉरवर्ड मूवमेंट में रिएक्शन फोर्स लगता है। अब ये जो रिएक्शन फोर्स है ये क्या करता है? वो कार्ट को खींचता है। अगर ये रिएक्शन जो फोर्स लग रहा है अगर कार्ट के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स जो उसके पहिए का फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज्यादा है तो कार्ट मूव कर जाएगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, राइट। कॉन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन to hold a hose pipe which ejects large amount of water at a very high velocity। फायरमैन यानी जो आग बुझाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? पाइप पकड़ करके पानी डालते हैं आग के ऊपर। जो हॉस पाइप से पानी निकलता है उसकी वेलोसिटी काफी तेज होती है ताकि दूर तक जाए वो पानी, राइट। और ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, काफी ज्यादा पानी मात्रा निकलता है, ये नहीं कि एक स्प्रिंकलिंग की तरह पानी छोड़ रहे आप। तो काफी ज्यादा अमाउंट में पानी निकल रहा होता है और काफी ज्यादा वेलोसिटी से पानी निकल रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जो रिएक्शन फोर्स है उसका रिएक्शन फोर्स लगता है पाइप के ऊपर। पाइप जो है पीछे की ओर शिफ्ट करती है। तो जो फायरमैन पाइप को पकड़े रहता है तो उसके ऊपर फोर्स, उस पाइप के ऊपर फोर्स लग रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो पाइप उसके हाथ से फिसलता है पीछे की तरफ। अगर फायरमैन उस पाइप को अच्छे से ना पकड़े, कस के ना पकड़े, तो वो फिसल जाएगा, उसके हाथ में नहीं टिक पाएगा। इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए फायरमैन को डिफिकल्टीज होती है हॉस पाइप को पकड़ करके रखने में। तो इसलिए कई बार एक नहीं 2-2 3-3 लोग मिल के पकड़ के पाइप रखते हैं और पानी को ऊपर की ओर डालते हैं। तो याद रखना यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है कि क्यों परेशानी होती है, तो इसका जवाब यही देना है कि पानी जिस ज्यादा वेलोसिटी से निकल रहा होता है और अमाउंट भी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स लगता है पाइप के ऊपर वो पाइप को पीछे धकेलता है, जिससे उसके हाथ से पाइप फिसलता है। इसलिए इसको पकड़ने में डिफिकल्टी होती है, राइट।
ये दोनों जो प्रॉब्लम थे हमारे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम थे। अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें टोटली न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास कितना है, मास ऑफ द राइफल कितना है, 4 kg है। मैंने MR लिखा है, मतलब मास ऑफ द राइफल, राइट। उससे एक बुलेट फायर किया जाता है, यानी मास ऑफ द बुलेट कितना है, 50 ग्राम है। 50 ग्राम का एक बुलेट फायर होता है। इज इट क्लियर? विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, यानी जो फायरिंग होती है उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है, 35 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइलिंग वेलोसिटी, यानी पूछ रहा है कि जो राइफल है उसका वेलोसिटी क्या होगा, राइट। तो हम पढ़ रखे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ रखा है कि मोमेंटम जो है हमारा कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम होता है और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पे जरा सोचिए भाई, जब हम फायर नहीं किए थे तो हमारा जो राइफल था उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे था। तो इनिशियल मोमेंटम जो था, इनिशियल मोमेंटम किसका, राइफल का एज वेल एज बुलेट का, दोनों का क्या था, 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 थी, दोनों रेस्ट में थे। और मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि मोमेंटम हमेशा कौन पॉज करता है, मोमेंटम पॉजेज द ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। तो इसलिए यहां पे इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या है, 0 है। इसका मतलब शुरुआत में अगर टोटल मोमेंटम की बात करें राइफल एंड बुलेट की, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, 0। अब फायरिंग कर दी गई, तो फायरिंग के बाद अब बताइए राइफल का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द राइफल, मोमेंटम ऑफ द राइफल, मोमेंटम ऑफ द राइफल कितना हो जाएगा भाई, राइफल का मास है कितना, 4 kg, और हम वेलोसिटी क्या मान रखे हैं, VR, यानी 4 VR मोमेंटम राइफल का होगा। और मोमेंटम ऑफ द बुलेट क्या होगा भाई, बुलेट का मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का मोमेंटम कितना, मास कितना है, 50 ग्राम है। 50 ग्राम को थोड़ा क्लियर कट लिख लेते हैं ताकि ये दिखाई पड़े आपको अच्छे तरीके से। तो बिटा रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन, पहले वाला, अब देखिए अच्छे से दिखाई पड़ेगा आपको। ये मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितना है, इसी को लिख रहे हैं यहां पे, मोमेंटम ऑफ द बुलेट मास है 50 ग्राम। 50 ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और वेलोसिटी कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी कितना हो गया, 1 0 कैंसिल, ये हो गया 5 से गुना कीजिए, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 to 17, और 2 अंक के बाद 1.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम हो गया किसका, बुलेट का। तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ, बुलेट और गन मिला करके टोटल मोमेंटम कितना हो गया आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना हो गया भाई, 4 into VR, यानी 4 क्या है, मास है बुलेट राइफल का, और VR इज द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द राइफल, प्लस 1.75, यही हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों क्या होगा, बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग मोमेंटम क्या होगा, इक्वल। यानी आप कह सकते हो कि अगर टोटल मोमेंटम 4 VR प्लस 1.75 है तो ये किसके बराबर होगा, शुरुआत के टोटल मोमेंटम 0 के बराबर। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंगली क्या हो गया भाई, 4 into VR इज प्लस 1.75 इज इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि इनिशियल में मोमेंटम कितना है, 0 है। तो अब जरा देखिए, सॉल्व कीजिए। VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो -1.75, 4 को नीचे लाएंगे बाई 4,
वी आर इज इक्वल टू -1.75/4, कटा लीजिए, माइनस तो रहेगा निशान, पॉइंट लगा लिया, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 3 बच गया 30, 4 7 7 चौक 28, 2 बच गया 5, यानी 0.4375 मीटर पर सेकेंड रिक्वायरिंग स्पीड, रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ द राइफल निकला। यानी राइफल जो है 0.4375 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बैक आएगा। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? निगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी हमारे बुलेट का है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 0.4375 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? अब चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि भाई लास्ट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 के बारे में। ये भी मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास 1 और मास 2 मान ले रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का वजन है 100 ग्राम और दूसरे का वजन है 200 ग्राम। आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं, द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ, यानी u1 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। u2 कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। दो ऑब्जेक्ट है, m1 100 ग्राम, m2 200 ग्राम। u1 कितना है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, u2 कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब जरा बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बराबर कितना होगा? m1 इंटू u1, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, यही होता है। यानी 100 को आप पहले किस पे कन्वर्ट कर दें? केजी में। 100/1000 इंटू 2 प्लस 200/1000 इंटू u2 कितना है? 1, राइट। कटाइए, 00 कैंसिल हो गया, 2/10 यानी 0.2 प्लस 00 कैंसिल हो गया, 2/10 इज इक्वल टू 0.2। सॉरी, बिल्कुल ठीक है, राइट। तो 0.2 कितना हो गया? 4। मोमेंटम कितना हो गया? 0.4 केजी पर मीटर पर सेकेंड, 0.4 केजी पर मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? इनिशियल, शुरुआत में टोटल मोमेंटम हो गया। अब क्या हुआ? जब आगे पढ़िए, दे कोलाइड, दोनों कोलाइड कर जाते हैं। आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट द वेलोसिटी ऑफ द 1.7, यानी जो m1 था उसका v1 कितना हो गया? 1.67 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ m2, m2 किस स्पीड से मूव करेगा कोलिजन के बाद, यही पूछ रहा है। तो ये भी बिल्कुल प्रॉब्लम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। तो ध्यान से देखिए, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हो गया? आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम m1 इंटू v1, m1 इंटू v1, v1 इज द फाइनल वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, प्लस m2 v2, यही होगा ना। अब m1 कितना है भाई? m1 है 100 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट किया के लिए मैं तो 100/1000। v1 कितना है? 1.67 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना है भाई? m2 है 200 ग्राम बाई 1000 केजी में कन्वर्ट कर दिया, v2, राइट। अब जरा कटाइए, 00 कैंसिल हो गया 10 से, तो 0.167 प्लस 00 कैंसिल हो गया 0.2 v2, यही हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना होगा भाई बताइए? तो भाई 0.167 प्लस 0.2 v2 इज इक्वल टू 0.4, राइट। सॉल्व कीजिए, इसको उधर लेके जाएं, कितना हो गया? 0.02 v2 इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.167। क्लियर है?
थोड़ा मिटा ले रहे इधर की चीजों को। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, केवल कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ भी नहीं है। 0.4 पर जीरो लगा दिया, अब घटा दें इसमें से 0.167, 10 - 7 3, 9 - 6 3, 3 - 1 2, 0.223 कितना आ गया 0.02 V2 इज इक्वल टू 0.233, राइट। अब इसलिए V2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0.233 बाई 0.2, राइट। अब ये पॉइंट जो है शिफ्ट कर जाएगा, अगर हटाएंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो कहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यानी 2.33 बाई 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब भाग लगा लीजिए, 2 से एक बार भाग लगा, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा करके 3 उधरे, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, ठीक है, एक बच गया 13 6, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.16 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये था, देखिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन अगर याद रखते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर द एक्टिविटी, बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन विल बी सेम, अगर ये आप याद रखते हैं तो हर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा मोमेंटम से रिलेटेड, राइट। और मोमेंटम निकलता कैसे है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी इस प्रॉब्लम्स को, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल देख रहे हैं तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।